अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, यहां दी हुई सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के एंड तक आपको मिल जाएगी। चाहे वो कट ऑफ की बात हो, सैलरी की बात हो, क्वालिफिकेशन या एज लिमिट की बात हो, यूपीएससी आईएएस एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन वीडियो है। मैं आपकी वाकई में मदद करना चाहता हूं। अगर आप 15 से 20 मिनट दे देते हैं इस वीडियो में, तो और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां पर बेसिक आपको पूरी इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगा कि आखिर यूपीएससी की तैयारी करनी है तो वो बेसिक क्या है, पैटर्न क्या है, एज लिमिट क्या है, क्या कट ऑफ बन सकती है। बिना टाइम वेस्ट किए लेट अस जस्ट गेट स्टार्टेड। ओके, नंबर वन, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ये भारत का सबसे प्रेस्टिजियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। तो आपको मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं और आपके हौसले को सलाम करना चाहता हूं, क्योंकि आप इस देश के बल्कि दुनिया के दूसरे सबसे टफ कठिन एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आप जा रहे हैं। ये वो एग्जामिनेशन है जहां से दरवाजा खुलता है आईएएस बनने का, आईएफएस फॉरेन सर्विसेज में जाने का, रेवेन्यू सर्विसेज का ऑफिसर बनने का। रेड मूवी देखी है ना, अजय देवगन, वही। फिर उसके बाद इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज बनने का, पूरे सरकार का ऑडिट आप कर सकते हैं। और डिफेंस अकाउंट सर्विसेज का, रेलवे सर्विसेज का और बहुत सारे ग्रुप ए ग्रुप बी सर्विसेज के बारे में हम बात करेंगे इसी वीडियो में। नाउ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो आयोग इन सारे पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है, यूपीएससी के अलावा यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अलावा ये आयोग और भी अन्य एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। जैसे हमारा इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, जैसे सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, सीएपीएफ हो गया, फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम हो गया या ईपीएफओ का एग्जाम हो गया, ये यूपीएससी कराती है। अब थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। ये अंग्रेजों की ले आई हुई सर्विसेज थी। ये वही द ऑनरेबल इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो कि अंग्रेज लेकर आए थे। जब इसका भारत आजाद हुआ तो इंडियन मॉडल इसको ठीक से फिर से पॉलिश किया गया। तो यूपीएससी जो एस्टेब्लिश हुई थी वो 1926 में हुई थी, गांधी जी जब आ गए थे। ठीक है। और संविधान के आर्टिकल 315 से लेकर 323 में इसका डिटेल में उल्लेख किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑलराइट, नाउ कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं लोक सेवा आयोग का सिंबल है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये एग्जामिनेशन इतना ज्यादा टफ क्यों है। मैंने बोला कि भारत का सबसे टफेस्ट, सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है और दुनिया का दूसरा सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन। वो इसलिए है क्योंकि यहां पर 10 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिल तो करते हैं हर साल, लेकिन 4 लाख कैंडिडेट भाग जाते हैं डर के मारे। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 लाख कैंडिडेट अपीयर होते हैं एग्जामिनेशन में। इस साल तो वो भी कम हो गए थे। 12 से 15 हजार प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं और लगभग 2,500 मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू में पहुंचते हैं। और कुल मिला के जो सिलेक्शन होता है वो 800 से 1,000। मतलब इसमें सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो 0.2% से भी कम है। और अगर आपको आईएएस बनना है, आईएएस बनना है, तो इससे भी कम चांसेस हैं। तो क्या एग्जाम देना छोड़ दें? नहीं, एग्जाम हम देंगे। सक्सेस की गारंटी किसी कोई नहीं दे सकता है, लेकिन मेहनत की गारंटी आप जरूर दे सकते हैं, हम जरूर दे सकते हैं। मैं दूंगा मेहनत की गारंटी। इसीलिए नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गूगल फॉर्म है, आप वहां जाइए। मैं 1-to-1 मेंटोरशिप कराता हूं। मैं कौन? मैं सिद्धार्थ, मार्गदर्शन आईएएस का फाउंडर, डायरेक्टर, मेंटर और टीचर। मैं जीएस2 और एथिक्स पढ़ाता हूं और मेरी टीम जो है बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी मैं पिछले 5-6 सालों से करवा रहा हूं और काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका प्री मेंस इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन हुआ है। आप डिटेल में देख सकते हैं हमारे कंपनी ब्रांड के बारे में। ऑलरेडी हम ओल्ड राजेंद्र नगर में आपका अपना ऑफिस है, वहां जरूर आइएगा। मार्गदर्शन आईएएस बाय सिद्धार्थ भैया, ये हमारा ऑफिस है ओल्ड राजेंद्र नगर में, जो कहते हैं ना मक्का ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन, वहां पर। और आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं margadarshanIAS.com। यहां से आप हमारे सारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप 2027, 28 या 29 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो नीचे गूगल फॉर्म है, उसको फिल कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। या कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है फॉर 1-to-1 मेंटरशिप। मार्गदर्शन आईएएस का मतलब ही होता है डायरेक्शन देना, मार्गदर्शक बनना। हम एकमात्र ऐसी मेंटोरशिप इंस्टीट्यूट हैं पूरे यूपीएससी सेगमेंट में जो कि मेंटोरशिप देती है ट्रू मायने में, ट्रू सेंस में। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब इस पूरे कहानी में हम लोग जिक्र करते हैं कि ये इतना डिफिकल्ट क्यों है। हमने दिखाया वो चेन सिर्फ और सिर्फ इतनी डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें बहुत लिमिटेड कम सीटें आती हैं, क्योंकि ये मल्टी स्टेज एग्जामिनेशन है। इसमें पूरे साल कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना पड़ता है। 2 घंटे तो पूरे साल भर 2 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे तो पूरे साल भर 8 घंटे पढ़ना है। यह जरूरी है। हाईली कॉम्पिटिटिव इसलिए है क्योंकि यहां डॉक्टर भी, यहां इंजीनियर भी, यहां पे साइंटिस्ट भी, यहां ग्रेजुएट्स भी, बहुत सारे लोग एक ही एग्जामिनेशन को देते हैं। और इसमें करंट अफेयर और स्टैटिक सब्जेक्ट का बोलबाला मिक्सचर है, यानी कि एकदम तत्काल करंट अफेयर्स और स्टैटिक में कंसेप्चुअल सब्जेक्ट का। ठीक है, देन इट इज इम्पॉसिबल, इट इज सिंपली अ टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। ठीक है, ये पॉसिबल को आप इम्पॉसिबल को आप पॉसिबल बना सकते हैं अगर कंसिस्टेंट होंगे आप तो। ठीक है, सो व्हाई डू लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर यूपीएससी? आखिर क्यों तैयारी करते हैं, आप क्यों तैयारी कर रहे हैं? मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप यहां क्यों तैयारी कर रहे हैं, किस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो यूपीएससी किस चीज के लिए स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं? एक, देश की सेवा के लिए। ठीक है, दूसरा, सोसाइटी में रेस्पेक्ट पाने के लिए। तीसरा, जॉब सिक्योरिटी के लिए। चौथा, एक डाइवर्स करियर ऑप्शन के लिए, उनको बहुत कुछ करने का मौका मिलता है। यूपीएससी करके आईएएस बन जाए, उसके बाद भी सर्विस छोड़ दें तो फिर बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है। या फिर आप कोई बदलाव लाना चाहते हैं समाज में, या आप एक लीडरशिप रोल, या फिर एक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बनना चाहते हैं, पावरफुल अथॉरिटी। इन सब में से आप क्या बनना चाहते हैं, किस लिए यूपीएससी ज्वाइन करना चाहते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंटरेस्टिंग है, आपसे इंटरव्यू के टाइम पे ऐसी चीजें पूछी जाएंगी। इंटरव्यू से पहले भी जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट आते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है इस एग्जामिनेशन के लिए, यूपीएससी सीएससी के लिए। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति, ऐसा स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएट है, या फिर ऑफलाइन या फिर एसओएल से भी कर रखा है, या इग्नू से भी कर रखा है, वो भी यहां पे अप्लाई कर सकता है। किसी भी स्ट्रीम में अगर आप ग्रेजुएट हो, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल, एग्रीकल्चर, लॉ, मैनेजमेंट, एनीथिंग। इनफैक्ट अगर आप ग्रेजुएशन परस्यू कर भी रहे हैं या कर भी रही हैं तो भी आप यहां अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 3rd ईयर में अगर आप हैं तो आप दिखा सकते हैं कि आप अपीयरिंग हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, ये है ना। अब हम लोग आते हैं एज लिमिट के ऊपर। तो बेयर मिनिमम आपको मालूम है कि बेयर मिनिमम जो एज चाहिए वो 21 साल चाहिए। 21 की एज में आप अटेम्प्ट दे सकते हैं अपना। और लास्ट जो एज है वो कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है, क्योंकि यहां पर रिजर्वेशन दिया गया है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जिसको हम लोग कहते हैं पॉलिटी की भाषा में। तो रिजर्वेशन के लिए जनरल कैंडिडेट की उम्र सिर्फ 32 साल होती है। उसके बाद ओबीसी 35, एससी एसटी 37, और फीमेल जनरल के लिए भी सेम है, स्टेट में अलग अलग होता है। देन फीमेल ओबीसी 35, फीमेल एससी एसटी 37, एंड देन एक्स सर्विसमैन वेरी करती है, उनकी एज लगभग 42-43 साल तक की। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट 42 साल तक की एज में वो अटेम्प्ट दे सकते हैं। जनरली कट ऑफ होता है, मान लीजिए 1 अगस्त 2027 को, मतलब इसके बाद अगर आपका बर्थडे आता है और अगर आप 32 साल के हो चुके हैं इसके बाद, तो फिर आप नहीं दे पाएंगे 2027 का। ठीक है, अटेम्प्ट। यानी कि अगर 1 अगस्त 2027 को आपको मतलब 21 साल का हो जाना है, अगर आप कम होते हैं तो एग्जामिनेशन के लिए नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है, तो ये कट ऑफ डेट है 1 अगस्त 2027। ठीक है, अगर आप उस डेट के आगे 32 से ऊपर हो गए तो नहीं दे पाएंगे, उससे पहले 21 से कम है तो नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ये डेट आपको लिखी हुई है 45 साल 21 से इतनी, ये डिटेल में आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। जो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनको 6 अटेम्प्ट दिए जाते हैं। जो ओबीसी हैं उनको 9 अटेम्प्ट। जो एससी एसटी हैं उनका अटेम्प्ट अनलिमिटेड है टिल द एज ऑफ 37। पीडब्ल्यूबीडी उनके लिए भी सेम अप्लाई करता है टिल द एज ऑफ 42। ठीक है, ये एज क्राइटेरिया था। अब हम लोग समझते हैं यूपीएससी का एग्जामिनेशन 3 फेज में होता है, 3 चरणों में होता है। नंबर 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, नंबर 2 मेंस का एग्जामिनेशन जहां पे लिखना होता है खूब, उसके बाद होता है इंटरव्यू। ठीक है, प्रीलिम्स इज ओनली अ स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन, ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग होता है, क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसका मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ता है, इसका मार्क्स जुड़ता है और इसका मार्क्स जुड़ता है। हम लोग अभी बात करेंगे। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्री का एग्जामिनेशन जो कि सबसे डरावना है, सबसे ज्यादा छटाई उसी में होती है, सबसे ज्यादा लोग इसमें डिस्क्वालीफाई होते हैं।
क्योंकि नेचर का एग्जाम का नेचर ही ऐसा है, इसमें से लगभग 12 से 15,000 लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। तो एग्जाम का क्राइटेरिया क्या होगा? देखिए, प्रिलिमिनरी एग्जाम के फीचर्स क्या क्या है। इसमें ऐसे ओएमआर भरना होता है, आपको एमसीक्यूज तो आपको पता ही होगा, एमसीक्यूज हमें मिलते हैं, ओएमआर फिल करना पड़ता है। लगभग इसमें 1/3 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है एक, तो उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है विच इज 0.66। ठीक है, 2 पेपर होता है और एक ही दिन में दोनों पेपर कंडक्ट किया जाता है। एक पेपर का नाम है जनरल स्टडीज पेपर 1 और दूसरे का नाम है सीसैट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। दोनों ही पेपर 200 मार्क्स के होते हैं और दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि जीएस पेपर 100, देन सीसैट में 80 क्वेश्चंस होते हैं। मार्क्स इसमें 200 हैं, इसमें मार्क्स 200 हैं। यानी कि सीसैट में एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है, वही जीएस पेपर 1 में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। साइमल्टेनियसली इन दोनों में ही 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ऑलराइट, ये क्वालिफाइंग होता है और फिर ये मेरिट वाला होता है, मतलब कि इस पे ही आपका क्वालिफिकेशन, मतलब आप क्वालिफाई कर जाओगे अगर ये पास कट ऑफ मीट कर गया तो ये क्वालिफाइंग होता है। लेकिन इसका डर इतना ज्यादा है कि क्वालिफाइंग ना बन के ये तो मतलब एक डेडली कॉम्बो बन चुका है। तो मैं आपको बताऊंगा, सीसेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मतलब 33% मार्क्स ले ही आने हैं, बेसिक 33% ले ही आने हैं। ठीक है, 200 में से 33 ले ही आने हैं, उसके बाद ये अपना मेरिट में जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यूपीएससी का एग्जामिनेशन जो है वो आपसे क्या टेस्ट करता है, यानी कि प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है वो क्या टेस्ट करता है। वो आपसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी टेस्ट करता है, आपकी रीडिंग स्पीड टेस्ट करता है, प्रेशर में डिसीजन मेकिंग टेस्ट करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये टेस्ट करता है कि आप क्या भाई एलिमिनेट कर पा रहे हो या नहीं। वो एग्जाम सिर्फ और सिर्फ 4 ऑप्शन में से सही चुनने का नहीं है, 4 ऑप्शन में से जो 3 गलत हैं उनसे लड़ने का भी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन स्टडीज का नहीं है, ये एग्जामिनेशन हमारे एक्टिव माइंड का है, हमारे प्रेशर का, हमारे माइंडसेट का भी है। तो ये एग्जामिनेशन आप सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर नहीं खेल सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत जरूरी होता है इसमें। वो हम बताते हैं, हमारे यहाँ पे जितनी भी क्लासेस चलती हैं, स्ट्रेटजी सेशंस चलते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस चलते हैं, हम लोग उसमें ये सारी चीजें बताते हैं कैसे करेंगे। ओके, मेजर्स इसके सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं प्री में, जो कि आपके ये कोर हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, ये साइंस एंड देन करंट अफेयर्स, ये 7 सब्जेक्ट आते हैं पूरे के पूरे प्री में। लेकिन 2026 का जो प्रीलिम्स था इसने सब कुछ सारे बंधन तोड़ दिए हैं, एथिक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और वहां पर अब ये एथिक्स हो गया है। ठीक है, केस स्टडी हो गया है। सो अब इसके बेसिस पे हम लोग अपनी स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं। ठीक है, सो यूपीएससी सिर्फ फोकस फैक्ट पे नहीं करता है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ एग्जामिनेशन के लिए आप तैयारी करने जा रहे हैं, तो इतना आसान तो नहीं है। नहीं, अब देखते हैं हम लोग ये सिलेबस क्या था इसका, प्रीलिम्स के बारे में बात करते हैं। बाकी डिटेल में सिलेबस को ब्रेक डाउन मैं अच्छे से करूंगा। ठीक है, हम लोग से भी टच करके थोड़ा सा चलते हैं। प्री का सिलेबस को मत देखिए, प्री का सिलेबस अनडिफाइंड है, बहुत छोटा है, इस सिलेबस से 50 गुना ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए पीवाईक्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हमारी पीवाईक्यूज मार्केट में सबसे बेस्ट पीवाईक्यूज है। आप माइक्रो थीम सर्च करके देख लीजिएगा मार्गदर्शन आईएएस की, वो सबसे बेस्ट है। और पीवाईक्यूज आर द सोर्स जहां से आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, तो ये प्री जीएस 1 का है और ये हमारा है सीसैट का। सीसैट में 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, एक लॉजिकल रीजनिंग, दूसरा मैथ और तीसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, वैसे ही ये 7 सब्जेक्ट में डिवाइडेड है, मैंने आपको बताया था, जैसे कि इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है, जहां पर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक एंड सोशल सेक्टर से इनिशिएटिव यानी गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप घबराइए मत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोस पे आप ध्यान देते रहिएगा, मैं इसको पूरा डिकोड करूंगा आपके लिए। ठीक है, इस वीडियो के एंड में मैं एक वीडियो लगा दूंगा जो कि मैंने ऑलरेडी डिकोड किया हुआ है, लेकिन आपके लिए मैं फिर से डिकोड कर दूंगा। ओके, डिटेल में हम लोग अभी आगे चलते हैं। इस तरीके से कुछ मेंस की आंसर राइटिंग होती है। आप देख रहे हो, हमने एक मार्गदर्शन आईएएस के स्टूडेंट का एक सैंपल लगा रखा है आंसर राइटिंग के लिए। ध्यान से देखेंगे आप तो ये हमारा फर्स्ट पेज है, ये आंसर राइटिंग स्टूडेंट ने की हुई है और ये हमारे इवैल्यूएटर ने उनको मार्किंग दी हुई है। ठीक है, प्रीलिम्स आपका टेस्ट करता है कि आपको क्या मालूम है, मेंस टेस्ट करता है कि आप किस तरीके से सोचते हैं,
कि आप एडमिनिस्ट्रेटर जैसा सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, या फिर वही चल रहा है कॉमन। ठीक है, बेसिक्स आपको पता है। सो यहां पर जो मेंस का एग्जामिनेशन का मेन पर्पस है वो ये आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग, लिखने की क्षमता और स्पीड, है ना। उसके बाद एनालिटिकल थिंकिंग, बैलेंस्ड ओपिनियन, है ना। अगर बात हो रही है यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंस की सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंस की जरूरत क्यों है, तो इंपॉर्टेंट सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप अलग अलग डायमेंशन में देखेंगे। तो जो हमारी एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसको इंडिपेंडेंट होना क्यों जरूरी है, तो इसका मतलब क्या होगा, इंडिपेंडेंट का मतलब वो मैं आपको क्लासेस में बताऊंगा। ठीक है, ये सारे, फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, क्या क्या उसमें चुनौतियां हैं, चुनाव आयोग का कितना बड़ा रोल है फ्री और फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कराने में, चुनाव आयोग का कितना बड़ा रोल है कि कोई गलत कैंडिडेट चुनाव ना जीत जाए, ये सारी चीजें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके फीचर्स क्या हैं, फीचर्स ऑफ मेंस कि ये रिटन होता है, 9 पेपर होते हैं और ये डिस्क्रिप्टिव होता है। फॉर एग्जांपल हम यहां देखते हैं कि पेपर ए, जो कि इंडियन लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज के बारे में हम लेते हैं, हिंदी, उर्दू, मराठी, तेलुगु, तमिल, कोई भी एक लैंग्वेज उठाते हैं, ये डिस्क्रिप्टिव होता है 300 मार्क्स का, और ये क्वालिफाइंग होता है, इसमें 25% आपको मार्क्स ले आने होते हैं। सेम ये है, एक इंग्लिश कॉमन होती है, इसमें भी 25% मार्क्स आपको ले आने होते हैं। जब हम लोग सिलेबस डिकोड करेंगे तो देखेंगे। फिर ये पेपर 1, पेपर 2, 3, 4, 5, देन उसके बाद 2 ऑप्शनल के हो गए हमारे, कुल मिला के 7। ठीक, हर पेपर 250 मार्क्स का यहां दिया हुआ है, सारा डिस्क्रिप्टिव है, रिटन है, और सबके मार्क्स मेरिट में जुड़ते हैं। अगर इस स्लाइड को आप ध्यान से देखोगे, यहां आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पता चलेगी कि जो मेंस का पेपर होता है वो अब आने वाला है। तो ये 22 तारीख को हमारा मेंस का पेपर लगा हुआ है 2026 का, और 27 वालों के लिए भी डेट आ चुकी है, 20 तारीख से स्टार्ट है 2027 में। ओके, तो पेपर होता कैसे है, ऐसे सबसे पहले होता है, डे 1 में ऐसे होगा, ऐसे 250 मार्क्स का होता है, बस एक ही पेपर होगा। लेकिन अगले दिन हमेशा ये सैटरडे को होता है, फिर फ्राइडे को, सॉरी, सैटरडे को होगा GS1 और GS2, एक ही दिन होगा, यानी कि आपका 250, 500 मार्क्स का पेपर एक ही दिन होगा। ठीक है, आपको यहां पे 8000 शब्द लिखने पड़ते हैं, मिनिमम 8000 शब्द तो आपको लिखने ही पड़ेंगे, और लिखने में हालत टाइट हो जाती है, बैंड बच जाती है। GS1 में हमारे सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं, वो आते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी। ठीक है, हिस्ट्री बहुत बड़ी, पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी पूरा, सोसाइटी पूरा, बहुत बड़ा सेगमेंट होता है ये। GS2 में हमारा आता है पूरा पॉलिटी, IR, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, ये सब सेम डे होता है। पेपर की टाइमिंग क्या है, पेपर की टाइमिंग पहले पेपर की 9 से 12, दूसरे पेपर की 2 से 5 होती है। ठीक, वहीं अगले दिन संडे को आप लिखेंगे GS पेपर 3 और एथिक्स। GS पेपर 3 में आपके 5 सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। ऑलराइट, ये आता है। उसके बाद एथिक्स में आपका 3 ब्रॉड कैटेगरी, एक ही सब्जेक्ट है, 250 मार्क्स का है, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। लिखते लिखते हालत खराब हो जाती है, एथिक्स पेपर तक बहुत हालत खराब हो जाती है। फिर आपको गैप होता है, बीच में जो हमारा क्वालिफाइंग पेपर है वो आता है, फिर अगले संडे को ऑप्शनल एक ही दिन होता है, सेम डे। तो ये सेम डे में 1, 2, 3 और वो जो क्वालिफाइंग पेपर है वो सेम डे होता है। सब कुछ रिटन फॉर्म में होता है, सब डिस्क्रिप्टिव होता है, हालत बहुत टाइट हो जाती है। इसीलिए इसकी प्रैक्टिस हमें अभी से पहले से ही शुरू कर देनी होती है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में सिलेबस को टच डाउन करेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं आपको बता देता हूं। एसए का जो पेपर है उसमें बहुत कुछ खास दिया नहीं है, जो एसए का सिलेबस है। ठीक है, लेकिन जनरली 2 एसए आते ही आते हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी में। ठीक है, सोसाइटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, IR, एथिक्स, फिलोसॉफिकल, ये एसए के टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स के ऊपर एसए पूछा जाता है, 250 मार्क्स का होता है, और लगभग 125 मार्क्स के 2 एसेज आते हैं, 1000 से 1200 वर्ड्स आपको एक एसे पे लिखना होता है। ठीक, यहां पर GS1 में मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट क्या क्या है ब्रॉडली। जब मैं डिटेल में सिलेबस को एनालाइज करूंगा तो मैं आपको ब्रॉडली डिटेल में समझा दूंगा। ओके, समझ में आ गया। नाउ जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आता है, अब ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, 40 है, 35 से भी ज्यादा हैं। कुछ जो फेमस ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, PSIR, एंथ्रो, ये हैं। फिलहाल इस टाइम पे मेरे पास ज्योग्राफी और PSIR के बहुत अच्छे फैकल्टीज हैं जो लोग ऑप्शनल के लिए मेंटोरशिप देते हैं, और अगर आप ढूंढ रहे हैं ज्योग्राफी और PSIR के लिए, देन यू आर एट द राइट प्लेस। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए अमित सर हैं और PSIR के लिए सुमित सर हैं।
ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट पे। ठीक है, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे एक डिसाइडिंग फैक्टर भी होता है। ठीक है, तो पर्सनैलिटी इंटरव्यू जो है वो 275 मार्क्स का होता है कुल मिला के। और इसमें क्या इवेलुएट होता है, लगभग 5 से 6 पैनलिस्ट बैठेंगे, एक यूपीएससी के खुद चेयरमैन रहते हैं और बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग रहते हैं, ताकि वो डाइवर्सिटी मेंटेन हो। यहां सामने आप बैठेंगे, ऑलराइट। आपसे पूछा जाएगा आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपकी कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, आपके कॉन्फिडेंस, आपके डिसीजन मेकिंग, तुरंत कोई केस स्टडी देंगे, उनको सॉल्व करना रहेगा, जनरल अवेयरनेस, आपकी सत्यनिष्ठा और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड। ठीक है, यहां पर नॉलेज कम, आपका बिहेवियर, आपके बोलने का तरीका और आपके बैठने बातचीत करने के तरीके को ज्यादा ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, नाउ अगर हम मार्क्स की बात करें, मैंने आपको बताया था कि टोटल जो मार्क्स होते हैं मेंस और इंटरव्यू को मिला के, वो टोटल होते हैं 2025। ओके, 2025 कैसे आया सर? 2025 ऐसे आया क्योंकि प्रीलिम्स तो आता नहीं है, मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, मेंस के 1750 कैसे हो गए सर? यहां से आ गए, ये हमारे 1750 हैं ये सारे। इन सबको जब आप ऐड करोगे 1750 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर 275 मार्क्स का हमारा 275 मार्क्स का हमारा क्या रहेगा? इंटरव्यू रहेगा। कुल मिला के 2050 मार्क्स। ठीक है, फाइनल मार्क्स, इसी में आपको लेकर आना है स्कोर। अभी मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। नाउ मेजर सब्जेक्ट्स थ्रू यूपीएससी, जैसे कि मेजर सर्विसेज में हम लोग आते हैं। तो सबसे टॉप की जो सर्विसेज हैं ये है ऑल इंडिया सर्विस आईएएस, ऑल इंडिया सर्विस आईपीएस। ठीक है, फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज जो कि ऑल इंडिया सर्विस है। तो फॉरेस्ट सर्विसेज का मेंस अलग होता है, प्रीलिम्स सेम होता है। ठीक है, इसकी भी माइक्रो थीम हमारे पास है। फिर आता है ग्रुप ए सेंट्रल सर्विसेज, इसमें ये सारे सर्विसेज होते हैं। ये ग्रुप ए है, यानी कि क्लास 1 सर्विसेज है। ठीक है, बिल्कुल क्लास 1 सर्विसेज है। फिर उसके बाद आता है ग्रुप बी, ये है डैनिक्स और डैनिप्स। ओके, डैनिक्स का मतलब क्या है? दमन एंड दीव, जितनी भी हमारे ड्यूटीज हैं वहां पर आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, ये है सिविल सर्विसेज और ये आईपीएस की पुलिस सर्विसेज। वहां पर जैसे एसडीएम होता है, दमन एंड दीव में एसडीएम हो गए, दमन एंड दीव में, लक्षद्वीप में डीवाईएसपी हो गए, वो ग्रुप भी होता है। ठीक है, ये क्या है? ये ग्रुप ए सेंट्रल सर्विसेज है। फॉरेन सर्विसेज आ गया, आईआरएस आ गया, ऑडिट आ गया, सिविल आ गया, डिफेंस आ गया, ये ग्रुप ए, लेकिन क्लास 1 है ये भी। ठीक, अब हम लोग आते हैं किसके बारे में? चेक करते भाई, सैलरी के बारे में। कितनी सैलरी मिलती है एक क्लास 1 ऑफिसर को? तो जो बेसिक पे है वो 56,000 से स्टार्ट होता है, 56,100। बट बेसिक पे इज नॉट द सैलरी। जिसके लिए इस जॉब की जो चार्म है वो ये है, ये सारी चीजें, ये तो बेसिक पे मिलेगा, ये सब बच जाता है, ये सब सेव हो जाता है, क्योंकि आपको ये सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं। किस टाइप की? आपको रहने का हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, डियरनेस अलाउंस है, ट्रैवल अलाउंस है, मेडिकल बेनिफिट है और गवर्नमेंट अकोमोडेशन है ना, आवन जावन का सब मिल जाता है, आपकी ऑफिस की व्हीकल है और भी काफी सारी चीजें। सो टोटल मंथली जो है वो मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है बेसिक पे से। ठीक है, तो ये सारी बेनिफिट आपको मिलेगी, नौकर चाकर, अर्दली, बंगला, गाड़ी और सर्विसेज, आपको हर चीज में छूट मिलेगी आपको। ठीक है, तो बाकी तो फिर आपको पता ही है कि आईएएस बनने के बाद या फिर आईपीएस बनने के बाद लोग किस तरीके से गिफ्ट लेकर आते हैं आपके पास। तो इस आईएएस बनने की, आईपीएस बनने की जो ट्रेनिंग है, वो फाउंडेशन ट्रेनिंग कहां होती है? वो मसूरी में होती है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम लवासना के नाम से जानते हैं। इसमें फाउंडेशन कोर्स होता है, कुल मिला के साल भर और साल भर का फाउंडेशन, 3 महीने का फाउंडेशन, उसके बाद फिर अलग अलग डिपार्टमेंट में लोग चले जाते हैं। कुल मिला के लगभग 2 साल तक की ट्रेनिंग होती है, ऑन जॉब ट्रेनिंग से मिला के। ठीक है, जहां पर क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, आपको गांव में विजिट करते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट में अटैच करते हैं, भारत दर्शन होता है, पूरे भारत में आईएएस को सिर्फ घुमाया जाता है, ट्रैकिंग होती है और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रैकिंग होती है। बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही ज्यादा मतलब सौभाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होता है भाई ये सब। अब देखते हैं आईएएस आईपीएस हमारी फॉरेन और रेवेन्यू सर्विसेज में ब्रॉडली अंतर क्या होता है, पोस्टिंग यूनिफॉर्म से रिलेटेड। पोस्टिंग देखिए, मेन वर्क क्या है? मेन वर्क है इनका एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिन का काम ये है। ठीक है, तो जिले में जाके ये एडमिन का काम, सारे डिपार्टमेंट के को बांध कर रखते हैं। इनका लॉ एंड ऑर्डर का काम है। ठीक है, इनका काम डिप्लोमेसी का है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री,
फिर इनका काम है टैक्स और एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक। पोस्टिंग में डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सेंटर में होती है। इनकी पोस्टिंग सेम, इनकी पोस्टिंग अब्रॉड होती है। पहले इनकी ट्रेनिंग होती है दिल्ली में, उसके बाद अब्रॉड होती है। फिर इनकी पोस्टिंग इनकम टैक्स, जीएसटी दिल्ली में होती है और स्टेट में होती है, ठीक है। उसके बाद यूनिफॉर्म में कोई यूनिफॉर्म नहीं है, सिर्फ पुलिस को यूनिफॉर्म है, बाकी सब। आईआरएस को भी यूनिफॉर्म मिलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब जनरली कोई यूनिफॉर्म नहीं है, ट्रेनिंग में मिलती है। पब्लिक इंटरेक्शन सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस, बाकी आईएफएस और आईआरएस में कोई जनता से डायरेक्टली इंटरेक्शन आपका नहीं है, ठीक है। वहीं पे अगर हम पोस्टिंग की बात करें, फॉरेन पोस्टिंग, तो सिर्फ और सिर्फ आईएफएस में है, बाकी और कहीं पोस्टिंग नहीं है। बाकी ऑल इंडिया सर्विसेज है, रेवेन्यू सर्विसेज में कोई बाहर का नहीं है। आप बाहर पढ़ने आप जा सकते हैं। अगर हम बात करें कि नोटिफिकेशन कब आती है इस एग्जामिनेशन की, अब आपने ये सब देख लिया, अब आपको मन कर रहा है एग्जाम देने का, तो कब देना है? 27 के लिए जो नोटिफिकेशन आएगी वो 13 जनवरी 2027 को आएगी। वहीं आप लास्ट डेट है 2 फरवरी 2027 को। प्रीलिम्स की जो डेट आ चुकी है 23 मई को प्रीलिम्स है, और 20 अगस्त को हमारा मेंस का एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो ये 4 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेव करके रख लीजिएगा अगर आपको एग्जाम देना है तो। देन 2026 और 2025 में अगर हम बात करें तो इनकी नोटिफिकेशन 22 जनवरी को 25 में आई थी और 26 वाले को 4 फरवरी की आई थी। ये देखिए, प्रीलिम्स की डेट 26 में अभी 24 मई को थी, और इसमें इतनी इसलिए अब अगले संडे को है। मेंस की स्टार्ट डेट 26 वाले में 21 तारीख को है और 25 वाले में 22 तारीख को थी, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये इसकी नोटिफिकेशन का ये पेज है, इसमें से ही सारी इंफॉर्मेशन हमने यहां निकाली हुई है। अब अगर हम बात करें पोस्ट की, कितनी पोस्ट आती है, कितनी वैकेंसी आती है, तो वैसे तो सरकार ने शेड्यूल फिक्स कर दिया है कि आईएएस और आईपीएस 180 प्लस सीटें देंगे, लेकिन इस साल सीटें कम हो गई हैं आईपीएस की। टोटल हम बात कर लेते हैं, आईएएस की 180 है, आईएफएस फॉरेन सर्विसेज 55, ये भी बहुत कम होती थी, अभी बढ़ा दिया गया है। आईएफएस पुलिस सर्विसेज में 150 है, ग्रुप ए में 507 है, ग्रुप बी में 197, कुल मिला के 1087 सीट्स हैं, ठीक है। वहीं अगर हम 2026 का देखें, ठीक है, 26 में भी आईपीएस का सेम रखा है, आईएएस का सेम है, आईएफएस 40 है, कम कर दी गई है, ठीक है। और यहां पे सेंट्रल ए सर्विसेज 350 है, बी 213 है। आप देख सकते हो बी को बढ़ाया गया है, ए को कम किया गया है। टोटल जो सीट इस बार है वो 933 है। ये सब आपको कहां से पता चलेगा? ये आपको पता चल सकता है dopt.gov.in, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वैकेंसी लिस्ट के बारे में। तो अब तक देखा जाए 2014 से लेकर 2026 तक सबसे कम वैकेंसी आई थी 2021 में, ठीक है, कोविड ईयर जो था। फिर सबसे ज्यादा वैकेंसी आई थी जब हमारी सरकार बदली थी 2014 में, 1364 सीटें आई थी। अभी रिसेंटली में देखेंगे तो ये भी कम ही है, 933 कम ही है। अगर हम लोकसभा की रिपोर्ट के बारे में बात करें तो अभी हमारे देश में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और आईएफएस की सीटें बहुत बची हुई हैं, बहुत ज्यादा वेकेंट हैं, तो सरकार को भरनी चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ इस पूरे एग्जामिनेशन का एक कोर इंपॉर्टेंट चीज है, ये है प्रीलिम्स की कट ऑफ। प्रीलिम्स जैसे 2025 में लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी वो जनरल कैंडिडेट की 92.66 है, ठीक है। उसी हिसाब से उसी क्रम में एससी, एसटी, ओबीसी का है। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ओवरऑल जो आप देख रहे हो ये 2021 से लेकर 2025 तक जो कट ऑफ जा रही है, लगभग आपको मतलब 90 to 100 आपको ले ही आना है। यानी कि 200 मार्क्स का पेपर होता है प्रीलिम्स का, उसमें से आपको लगभग 50 क्वेश्चन ठीक करने हैं और आप क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। ये तो प्री की होगी। ये हो गई मेंस की। मेंस में कितने मार्क्स थे मैंने आपको क्या बताया था, टोटल मेंस में कितने हैं, यानी कि हमारा पूरा जीएस 1250 और उसके बाद ऑप्शनल, ठीक है, 500, तो 1750। 1750 में से 739 ये जीएस की कट ऑफ है, यानी कि 739 पे उस टाइम पे लास्ट कैंडिडेट का सिलेक्शन जनरल कैंडिडेट से मेंस में हुआ था, इंटरव्यू के लिए हुआ था। 739, 722, 41, 48, लगभग जो रेंज बन रही है वो 745 या 40 बन रही है, लेकिन वो बेसिक है, इस पे टारगेट नहीं करना। यानी कि 740 में से जिसका भी हो वो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 एसए ऑप्शनल का सातों पेपर में कुल मिला जुला के इतना मार्क्स आया है। हमें इसको टारगेट ऊपर करना है।
अगर आपको आईएएस बनना है तो आपको यहाँ पे 850 टारगेट करना पड़ेगा, 850 साइमल्टेनियसली। ये सारी डिटेल दी गई है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट और ओबीसी एससी एसटी आप देख सकते हैं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हम फाइनल की बात करें तो इसमें इंटरव्यू के मार्क्स ऐड हो जाते हैं, यानी कि 2025 हो जाएगा, 1750 प्लस 275। तो टोटल में से आप देखेंगे कितने सारे स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ पे कट ऑफ जो बनी है 963, 47, 53, 60, 53, कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 960, 70, 960 और 970 जो है वो क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। लेकिन आपको तो आईएएस बनना है, आपको कितना चाहिए? आपको चाहिए सर लगभग 1050। 1050 मार्क्स अगर आप लेकर आते हैं ओवरऑल, तो आप गारंटीड सिलेक्शन आईएएस में होगा आपका, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आई होप की चीजें आपको थोड़ी समझ में आई होंगी, बेसिक से एडवांस तक ये सारी चीजें हमने कवर की हैं, सैलरी, पोस्ट। रही बात हमारे कि किस तरीके से हम करें, करने का तरीका क्या होगा, आप स्टेप क्या लें सर, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, उसको फिल करिए और आप जरूर हमारी मेंटरशिप कॉल का वेट करिए। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए, ताकि आप इस एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में निकालिए और अपने ड्रीम जॉब को पा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।